गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हो गया लास्ट क्लास में। तो टुडे आई विल स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। So this is so already you know that as you know that probability of A given B is equal to what? Probability of A intersection B divided by probability of P ना। तो if the same if you write and if you write that probability of B given A, it will be what? Probability of A intersection या B intersection A, whatever you write same है। Let तो probability of B intersection A by P A होगा ना। अभी दोनों से हम लोग फाइनली एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटेन एज, यहाँ से लिखेगा तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब जो भी हम पहले लिखेंगे गिवन बी जो होगा वो अगेन प्रोडक्ट में आएगा, और यू कैन राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो दोनों ही करेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड, तो which is called the multiplication theorem on probability for two events। तो ये दो इवेंट्स के लिए हो गया। तो which is called what? Which is called multiplication theorem on probability for two events। ये दो इवेंट्स के लिए हो गया। तो this can be extended for three events or more events। So in case of three events, the same result if you write in case of three events A B C क्या होगा? It can be written as probability of A intersection B, that is in C, can be written as probability of A given probability of A, then probability of B given A, and probability of C given A intersection B। तो एक्चुअली इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ये तो इसमें आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये 13 हो गया थोड़ा। लेट मी चेक आएगा कि नहीं। आ रहा है थोड़ा ना। तो ये जो है इसमें देखो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब हैपनिंग ऑफ ए इनटू हैपनिंग ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन into happening of C when A and B are already happen।
तो दिस इज द multiplication rule of probability in case of 3 events. So which is the multiplication rule on probability को हम शॉर्ट में लिखते हैं in case of 3 events. तो ये हो गया for 3 events and this is for 2 events. तो हम लोग इसको लेने से हो जाता है ये, हम लोग ये पार्ट को मेनली यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को जो है ना फॉर्मूला में जब यूज़ करेंगे तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ए ही लेंगे, ए देन बी गिवन है, तो इसलिए इसको ज़रा यूज़ करेंगे. बट यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, डजेंट मैटर. और दूसरा बात ये है कि ये जो रिज़ल्ट है, दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट ओनली फॉर, ये जो है सिर्फ इसके लिए नहीं है कि ये इसके लिए हो गया 3 इवेंट्स के लिए हो गया, तो ये हो गया 2 इवेंट्स के लिए, दिस इज़ फॉर 2 इवेंट्स एंड दिस इज़ फॉर 3 इवेंट्स. लेकिन हम इसको 4 इवेंट्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं या मोर इवेंट्स के लिए, इसीलिए ये सिर्फ 2 या 3 इवेंट्स के लिए नहीं है. दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ इवेंट्स, बट हम लोग को मेनली इसका ही ज़रूरत होगा. तो इसको जस्ट नेक्स्ट पेज में लिख दो. दिस rule can be extended for any number of events. Any number of events. तो हम लोग इसमें 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं. तो इसका बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सो इसका रिजल्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसा होता है? 2 इवेंट्स A and B are said to be independent if the happening of one is not affected by the happening of the other. मतलब हैपनिंग ऑफ वन, जब वन इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर देन दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट. लेकिन इंडिपेंडेंट हम लोग ऑलवेज हम कोई भी इवेंट्स को देख के नहीं बता सकते कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं, लेकिन इसका प्रॉपर्टी से हम जा सकते हैं. इसलिए हमको प्रॉपर्टी को जानना होगा कि प्रॉपर्टी ये है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, 2 इवेंट्स A and B are said to be independent if it holds the condition that probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of A into probability of B. तो ये है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि दिस इज द ओनली केस by which we can know that they are independent. तो यही है रिजल्ट जिससे हम लोग को
चेक करना होगा कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। जब इंटरेक्शन निकालेगा प्रोबेबिलिटी, फिर ये दोनों का प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट, जब ये दोनों का प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इसका इक्वल होगा, देन दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम इसको क्या बोलेगा, डिपेंडेंट बोलेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट जब नहीं होगा, इसलिए उसको भी जान के रखना है। यू शुड नो अबाउट दैट ऑल्सो कि ए एंड बी आर said to be डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब है कि ब्रैकेट में लिखे रखो, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। इफ it doesn't hold the condition that probability of A intersection B is not equal to probability of A into probability of B। जब ये इक्वल नहीं होगा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, जब इक्वल होगा तो इंडिपेंडेंट होगा। तो इससे हम लोगों के पास काफ़ी एग्जांपल्स आएगा जिससे हम इसको चेक करना होगा। लेकिन एक चीज़ देखो, इंडिपेंडेंट और ये मल्टीप्लिकेशन रूल में एक डिफरेंस आएगा। जब इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो हम लोग का जनरल रूल क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए था। लेकिन अभी बी गिवन ए का जगह में बी आ गया है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडिपेंडेंट होता है तो ए गिवन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। मतलब इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय बी, सो इट हैपेंस लाइक दिस। बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, हम इसको बाद में बताएंगे। एक्चुअली ये रिजल्ट कैसे से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को और कुछ रिजल्ट जानना है। और रिजल्ट जानना है कि ये म्यूचुअल इंडिपेंडेंट कब होता है, कब नहीं होता है। क्योंकि 3 इवेंट्स होगा तो हम लोग इंडिपेंडेंट सिर्फ 2 के लिए ऑलवेज देखता है, ऑलवेज यू चेक इंडिपेंडेंट फॉर 2 इवेंट्स। इसीलिए हम लोग जब म्यूचुअल इंडिपेंडेंट बोलेगा व्हेन देयर विल बी मोर देन 2 इवेंट्स, तब हम लोग क्या लिखते हैं। तो उसके लिए ऐसे लिखना होगा कि 3 इवेंट्स, इन केस ऑफ 3 इवेंट्स ए बी सी आर said to be mutually independent if it holds the condition, that means probability of A intersection B equal to PA into PB होगा, probability of B intersection C equal to PB into PC होगा, and probability of A intersection C is equal to PA into PC होगा, and probability of A intersection B intersection C is equal to क्या होगा, P of A P of B into P of C। तो ये होगा when they are mutually independent। इसका मतलब mutually independent होगा तो हमको ये एक रिजल्ट मिलेगा, the intersection become their product। अच्छा, अभी हम इसका रिजल्ट्स को देखते हैं। तो रिजल्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्या क्या है। सो विल गो फॉर नाउ रिजल्ट्स। तो लॉट ऑफ रिजल्ट्स यू विल गेट देयर। तो पहले आएगा फर्स्ट आएगा नंबर 1, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तब क्या होता है। देन नंबर 1 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। दूसरा बात, जब ए भी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ये थोड़ा सा काट के लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसको लिख सकने से अच्छा है।
let's try, are also independent. yes, तो ऐसा होगा तो नंबर 3 में आएगा A dash and B are also independent. Then 4, A dash and B dash are also independent. इसका मतलब A and B जब इंडिपेंडेंट होगा तो इसमें कितना भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जितना भी आएगा सब इंडिपेंडेंट होगा। फिर साथ में और भी रिजल्ट आएगा 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो हम लोग को पता है, जो हम लोग का डेफिनेशन है, ये तो होगा ही, प्लस एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो हम लोग को यूनियन में मिलता है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को हम लोग A यूनियन B कैन बी रिटेन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। तो ये एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि A यूनियन B, otherwise if you calculate when they are not independent you have to go by the formula PA plus PB minus P of A intersection B। इसका मतलब हमको हमें P of A intersection B भी जानना होगा, but in this case if they are independent you can directly go by this result, और ये रिजल्ट एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। तो इन केस ऑफ 3 इवेंट्स, तो इन केस ऑफ 3 इवेंट्स, तो इन केस ऑफ 3 events, in case of 3 events, when there are 3 events ABC, 3 events ABC, so if A, B, C are mutually independent, then directly that result, you have to remember, A intersection B intersection C can be written as PA into PB into PC। तो ये जो रिजल्ट है ये इंडिपेंडेंट होने से ही होगा, अदरवाइज जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब क्या होगा, देखो, इफ A B C are not independent, सपोज इंडिपेंडेंट नहीं है, देन हम लोग को ये जो प्रीवियसली जो रूल मिला था P of A intersection B intersection C can be obtained by P of A into P of B given A into P of C given A intersection B। तो ये होगा कब, जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और ये होगा कब, जब इंडिपेंडेंट होगा। तो सिमिलर इज द केस इन केस ऑफ 2 इवेंट्स। जब इंडिपेंडेंट होगा तो ये वाला अप्लाई करो, ये जो है, जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो हम लोग को पहले जो मिला था शायद इसमें मिला होगा, हाँ पहले जो मिला था, यस। तो दिस इज द रूल यू हैव टू अप्लाई, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ B गिवन A इंटू PA। सॉरी, ये हम लोग को कब अप्लाई करना है, जब इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और फिर हमको अप्लाई करना है क्या, ये सॉरी लास्ट पेज में, ये हमको अप्लाई करना है जब ये इंडिपेंडेंट होगा। तो ये 2 केस आपको याद रखना है। अभी हम तुम लोग को एक चीज़ बताना है कि ये जस्ट समझना है तुम लोग को कि विदाउट रिप्लेसमेंट
and with replacement. दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों का डिफरेंस क्या है। तो देखो, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट, तो ये ऐसा होता है कि when the experiment is done, when an experiment is done, so you can do it without replacement or you can do it with replacement. So in which case it will be independent and in which case it will not be independent, that you have to know. तो without replacement का मतलब है कि मतलब ऐसा है कि सपोज एग्जाम्पल से बताते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट डू मीन बाय, क्योंकि इसको नहीं जानेगा तो तुम लोग बाद में ये क्वेश्चंस को कर नहीं पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर से 10 balls in a box. Suppose there are 10 balls है 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 balls of different color. तो सबका अलग अलग कलर है, ठीक है। हो सकता है कोई दो सेम कलर भी हो सकता है, बट टोटल 10 में से दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो अभी यहाँ से हम सपोज यहाँ से 2 बॉल्स हम लोग निकाल लिया, तो 2 balls आर टेकन आउट ऑफ द बॉक्स। हम यहाँ से 2 बॉल निकाल लिया। तो ये दोनों बॉल के लिए, क्योंकि 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गया, तो दोनों बॉल के लिए, दोनों केस के लिए हम लोग 2 इवेंट ले लेते हैं। सपोज ए हो गया द कलर ऑफ फर्स्ट बॉल और बी हो गया सपोज द कलर ऑफ सेकेंड बॉल। अभी ऐसे जब हम ले लिया, तो ये जब कलर हम ले लिया, तो अभी इसमें हम 2 केस हो सकता है कि दिस बॉल्स आर टेकन आउट, कैन बी विथ रिप्लेसमेंट और कैन बी विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी ये केस को, ये एक्सपेरिमेंट को हम सपोज इफ वी डू विथ रिप्लेसमेंट, तब क्या होता है पहले उसको देखते हैं। तो इफ द बॉल्स आर टेकन आउट with replacement, if the balls are taken out with replacement, then A and B will be इंडिपेंडेंट। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अभी हम तुमको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। से तो ये था, दिस इज ए बॉक्स ऑफ व्हाट 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। अब यहाँ से हम लोग 2 बॉल्स, ये 2 बॉल्स निकाला है, 2 बॉल्स आर टेकन आउट। तो ये 2 बॉल्स आर टेकन आउट विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि हम एक बॉल निकाला है, पहले फर्स्ट बॉल निकाला है, निकाल के उसका कलर को नोट किया, देन अगेन हम बॉक्स में कलर को नोट करने के बाद बॉक्स अगेन बॉल को बॉक्स में डाल दिया, फिर इसके बाद हम सेकेंड बॉल निकाला है। गॉट माय पॉइंट? पहले एक बॉल निकाला, कलर नोट किया, फिर वो बॉल को अगेन बॉक्स में डाल दिया, आफ्टर दैट वी हैव टेकन आउट द सेकेंड बॉल। तो ऐसा करने से क्या होता है कि दिस 2 इवेंट्स, द कलर ऑफ फर्स्ट बॉल, कलर ऑफ सेकेंड बॉल, दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इच अदर। ऐसा क्यों होता है हम बता रहे हैं। सपोज मान लो हम फर्स्ट में जो बॉल निकाला था वो सपोज रेड बॉल था, हम रेड बॉल निकाल लिया। तो रेड बॉल निकालने के बाद हमको अभी रेड बॉल, सपोज मान लो कि हमें एक ही रेड बॉल है, तो रेड बॉल को निकाल लिया। निकालने के बाद हमको नेक्स्ट अगेन रेड बॉल चाहिए, तो
if we put them again in the box, do you have the possibility of getting red ball again? हमको again वही red ball मिल सकता है if we put that ball again in the box. That means if we do it with replacement. That means the second event is not affected by first whatever you have got in the first case. तुमको इसमें से जो भी बॉल फर्स्ट में निकाला मिला है, सेकेंड इवेंट उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंड इवेंट में हमको अगेन ये हमें 10 बॉल से मिल रहा है, 10 में से कोई भी एक बॉल हम इसमें निकल सकते हैं. तो इसीलिए ये केस में ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इच अदर. बट इफ यू गो फॉर अ सेकेंड केस क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा देन ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो क्यों नहीं होगा? देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से जो दो बॉल निकाला है, फर्स्ट बॉल, तो ये हो गया फर्स्ट बॉल जो निकाला है, और ये हो गया सेकेंड बॉल जो निकाला है. तो जब विदाउट रिप्लेसमेंट निकालेगा तो हम लोग फर्स्ट में एक बॉल निकालेगा, जस्ट कीप इट आउटसाइड. फर्स्ट बॉल यू जस्ट कीप इट आउटसाइड, देन यू हैव टेकन आउट सेकेंड बॉल फ्रॉम द रिमेनिंग. ये बॉल को हम अगेन बॉक्स में नहीं डालेंगे, हम उसको बाहर में रख देंगे, फिर हम दूसरा एक बॉल निकालेंगे. तो क्या होता है इसमें? देखिए फर्स्ट बॉल हम निकाल लिया, ठीक है, फिर हम जो सेकेंड बॉल निकालेंगे, तो सेकेंड बॉल निकालेंगे तो हमको ये पहला वाला जो बॉल था, ये जो बॉल था, ये हमको सेकेंड केस में ये हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव टेकन आउट दिस फर्स्ट बॉल. तो दैट्स वाई दे आर अफेक्टेड बाई इच अदर. सपोज हमको वही बॉल अगेन चाहिए तो हमको नहीं मिलेगा, हमको रिमेनिंग जो बॉल है उससे ही हमको मिलेगा. देयरफॉर सेकेंड इवेंट इज अफेक्टेड बाय द फर्स्ट इवेंट. दैट्स वाई दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. ओके, इसका मतलब तुम लोग को मेनली याद रखना है कि जब विथ रिप्लेसमेंट होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको फॉर्मूला यूज़ करना है कि जब भी हम लोग को विथ रिप्लेसमेंट होगा तो फॉर्मूला हम इंडिपेंडेंट का यूज़ करेंगे, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो फॉर्मूला हम इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट का अप्लाई करेंगे. तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू नो. ओके, सो ये हम एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में कराना था, तो लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर होने के लिए हम एटलीस्ट एक क्वेश्चन कराना चाहते हैं, जिससे तुमको पता चल जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट वाला कैसे सोल्व करते हैं. तो उसके लिए हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. 1 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 को तुम लोग खुद कर सकते हो. सो आई डोंट वांट टू गो फॉर 1, आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्या है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम and without replacement from a pack of 52 playing cards, then find the probability that both the cards are black. तो हमें क्या किया, 2 कार्ड को निकाला गया है, 2 कार्ड निकाला है, और ये दोनों कार्ड जो है 2 कार्ड्स आर टेकन आउट, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला है. मतलब इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा. और बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 2 कार्ड्स आर ब्लैक. देखो अभी हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? ब्लैक का, कि दोनों ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. सो हम लोग पहले इवेंट को ले लेते हैं. तो इवेंट क्या होना चाहिए? तो पहले हम इवेंट्स को लेंगे. लेट ए इज द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक. दोनों ब्लैक होना है तो फर्स्ट कार्ड सेकंड कार्ड दोनों ब्लैक होगा. ये हो गया फर्स्ट कार्ड का. एंड बी इज द इवेंट दैट द सेकेंड कार्ड इज ब्लैक. ठीक है, तो ये कब किया था? when two cards are drawn at random and without replacement
without replacement without replacement from a pack of 52 playing cards. From a pack of 52 playing cards. जब दो कार्ड निकालेंगे विथ रिप्लेसमेंट तो ये दोनों हो गया। अभी हमको निकालना क्या है, अभी देखो इसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो इट इज ऑब्वियस दैट बोथ कार्ड्स ब्लैक मतलब क्या होगा, दैट मीन्स फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक एंड द सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड्स आर ब्लैक। तो फर्स्ट कार्ड ब्लैक का मतलब हो गया ए और एन का मतलब हो गया ए एन इंटरसेक्शन एंड सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड ब्लैक। फर्स्ट कार्ड ब्लैक एंड सेकेंड कार्ड ब्लैक। और तुमको पता है कि यहाँ में ए इंटरसेक्शन बी जो निकलेगा इट इज नाउ यू हैव टू गो बाय द फॉर्मूला व्हेन दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी होगा। सो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी गिवन ए होगा। अभी पी ऑफ ए क्या होगा, पी ऑफ ए का मतलब है कि यू हैव ड्रॉन ए कार्ड एंड इट इज ब्लैक। तो टोटल हमको पता है कि 52 कार्ड्स है जिसमें से आधा ब्लैक होता है, मतलब 26 ब्लैक होता है। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी होगा 26/52। तो फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। देन यू गो फॉर द सेकेंड। इसका मीनिंग को देखो, ये जो दिखा है इसको देखने से तो तुमको कन्फ्यूजन लगता होगा, लेकिन इसका मीनिंग से जब निकालेगा ये एकदम सिंपल है। व्हाट डू यू मीन बाय बी गिवन ए। बी का मतलब है कि सेकेंड कार्ड इज ब्लैक, ए का मतलब है कि फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। इसका मतलब ये निकालना है हमको कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग द सेकेंड कार्ड ब्लैक गिवन दैट द फर्स्ट कार्ड वाज ब्लैक। इसका मतलब फर्स्ट जो हम निकाला था वो कार्ड ब्लैक था और वो कार्ड हम बाहर में रख दिया क्योंकि उधर रिप्लेसमेंट है, तो यू हैव टेकन इट आउटसाइड। इसका मतलब अभी हम लोग के पास टोटल कार्ड जो है इन द सेकेंड केस, ये केस में हम लोग का टोटल कार्ड जो है 53 है, सॉरी 51 है। अरे 52 कार्ड में से हम एक कार्ड को निकाल दिया। यू गो फॉर द सेकेंड कार्ड, फर्स्ट कार्ड हम निकाल लिया तो एक कार्ड कम हो गया। और ये एक कार्ड में कितना कार्ड ब्लैक है, क्योंकि एक ब्लैक कार्ड को हम निकाल दिया तो हम लोग का पास अभी 25 ब्लैक कार्ड्स है, 25 ब्लैक एंड 26 ब्लैक एंड व्हाट रेड, 26 रेड है, टोटल 51 है। तो अभी हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सेकेंड ब्लैक। तो सेकेंड ब्लैक मतलब सेकेंड ब्लैक यहाँ से तो मिलेगा ना 25 ब्लैक पे से। इसका तो गेटिंग द सेकेंड कार्ड ब्लैक इज व्हाट, टोटल 51 है, आउट ऑफ देम 25 आर ब्लैक। सो 25/51। तो यही है, एकदम सिंपल है। इसको निकालने में जैसे फॉर्मूला देखने में लगता है तो इसको लॉजिक से जाएगा तो एकदम सिंपल है। सो यू कैन कैंसिल देम, दैट इज 2। सो द आंसर इज 25 divided by 102. That's your answer. तो ओके देन अभी के लिए इतना ही। तो बाकी हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, तो आज के लिए बाय बाय।